Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor of PG Physics. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को हम वेव्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ वेव पढ़ेंगे। उसके पहले जो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ या हाइजेनबर्ग वगैरह होता है वो मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा। पहले हम वेव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे कि वेव फंक्शन होता क्या है, कोई भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोई भी वेव फंक्शन है या वेव फंक्शन जो है उसको हम कब कह रहे हैं कि वो वेव फंक्शन है। तो हम किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं, है ना। देयर इज ऑलवेज अ क्वांटिटी एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ वेव विच वेरीज पेरियोडिकली विद स्पेस एंड टाइम। किसी भी टाइप की वेव के साथ एक क्वांटिटी हमेशा एसोसिएट होती है जो कि टाइम के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ स्पेस का मतलब है एक्स वाई जेड, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो वो स्पेस के साथ और टाइम के साथ वो वेरी करती है वो क्वांटिटी जो वेव के साथ एसोसिएट होती है ना। तो अगर मैं बात करूं वाटर वेव्स की, तो जैसे वाटर वेव्स में है तो वाटर वेव्स आप देखेंगे तो वो इस तरह से चलती है। वो वाटर वेव्स इस तरह से चलती है तो उसकी हाइट लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी यानी कि उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वो हाइट वेरी कर रही है, टाइम बढ़ रहा है तो वो हाइट वेरी कर रही है। इसी तरह से जो लाइट वेव है, लाइट वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं किसके साथ, स्पेस और टाइम के साथ। इसी तरह से हम बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ की, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, उसमें भी वेरी होती है इसके साथ, टाइम के साथ और जो स्पेस है उसके साथ। तो जो क्वांटिटी जो वेरी कर रही है स्पेस और टाइम के साथ, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल। तो वो जो क्वांटिटी है जो वेरी कर रही है टाइम के साथ और स्पेस के साथ, उसको हम नाम दे रहे हैं वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल। अब फंक्शन हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कोई यहाँ पर मैथमेटिकली क्वांटिटी लेनी पड़ेगी और उस मैथमेटिकल क्वांटिटी को टाइम और स्पेस के से हमें रिलेट करना पड़ेगा, यानी कि टाइम और स्पेस पे वो डिपेंड कर रही है। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं साई एक्स टी। अगर हम वन डायमेंशन में लिख रहे हैं, डायरेक्शन हम एक्स ले रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं साई एक्स टी। और अगर हम थ्री डायमेंशन में ले रहे हैं तो थ्री डायमेंशन में उसको हम लिखते हैं साई आर टी। यहाँ पर आर जो है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वो थ्री डायमेंशन में हो गया, अंडरस्टूड है। और वन डायमेंशन में ये एक्स टी की जगह वाई टी भी हो सकता है, मतलब जो भी आप डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो साई है, साई ये कहलाता है वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल। और ये जो वेव फंक्शन है उस पार्टिकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब कुछ बता सकता है, यानी कि इस टाइम पर यहाँ पर ये वैल्यू है, इस जगह पर इस टाइम पर इसकी ये वैल्यू है, इसके ये करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब कोई भी जो फंक्शन है वो वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन है, यानी कि वो फिजिकली एक्सेप्टेड है या वो रियल वेव फंक्शन की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती है। कंडीशंस फॉर अ फिजिकली एक्सेप्टेड वेल बिहेव्ड रियलिस्टिक वेव फंक्शन, यानी कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, रियलिस्टिक है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है हमारा वेव फंक्शन साई एक्स टी, अगर मैं वन डायमेंशन में बात कर रहा हूँ तो वो फाइनाइट होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए सबसे पहली बात, यानी कि इनफाइनाइट में उसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हर वैल्यू के ऊपर उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। किसी भी एक पॉइंट पर यदि वो फाइनाइट नहीं हुआ तो वो फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब हम आगे क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी मैं बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। सिंगल वैल्यूड का मतलब जब भी मैं एक्स या टी की वैल्यू डालूंगा तो एक एक्स या टी की वैल्यू के लिए उस फंक्शन की ए की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक्स बराबर 1 में रख रहा हूँ तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है ना, तो वो दो वैल्यू दे रहा है एक वैल्यू के लिए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस के लिए आप लोगों ने फंक्शंस अगर पढ़े हैं, 11th-12th क्लास में फंक्शन पढ़े हैं, तो कंटिन्यूअस वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट में राइट में एक्स बराबर 0 पर जो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो हमें चेक करनी है। फिर ये तो हो गई फंक्शन की बात। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएबिलिटी किसके साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी साई अपॉन डी टी शुड बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये जो डी साई है, जब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए हर जगह, है ना, इन स्पेस, एवरीवेयर इन स्पेस। बट यहां पर कुछ एक पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर ये जो कंटिन्यूअस नहीं होता, यानी कि डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, ठीक है। डी साई अपॉन डी टी कंटिन्यूअस होना चाहिए, पर कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर डी साई अपॉन डी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। कौन कौन से वो पॉइंट्स है, इफ द पोटेंशियल अंडर विच पार्टिकल इज मूविंग हैज एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट सम पॉइंट्स। इफ पार्टिकल
इफ पोटेंशियल अंडर विच पोटेंशियल जो हम बाउंडेड कंडीशंस में हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, यानी कि जब हम वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल बॉक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पोटेंशियल की कंडीशन लगाएंगे। उस पोटेंशियल के अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वो इनफाइनाइट हो जाता है ना, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट सम पॉइंट्स, यानी कि कुछ एक पॉइंट होंगे जिस पर वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा होगा, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इफ पोटेंशियल अंडर विच द पार्टिकल इज मूविंग इज डायरेक्ट डेल्टा नेचर, यानी कि डायरेक्ट डेल्टा नेचर क्या होता है कि एक्स बराबर 0 पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और उसके अलावा वो हर जगह पर क्या वैल्यू दे देगा, इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। तो अगर वो डायरेक्ट डेल्टा नेचर का है तो भी वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके अलावा यदि वो किसी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी शो कर देता है, मतलब सीधी सी बात है कि उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती किसी पॉइंट के ऊपर, तो भी क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साई एक्स टी मतलब जो हमारा वेव फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है कि यदि मैं इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की रेंज में इसका स्क्वायर करके और उसका इंटीग्रेशन करूं, साई एक्स टी का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करूं, तो हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए। अगर हमें फाइनाइट क्वांटिटी नहीं मिलती है तो वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, और अगर हमें फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है तो वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है। फिर साई मस्ट बी फाइनाइट। अब यहाँ पर जो साई है यानी कि वेव फंक्शन, वो फाइनाइट होना चाहिए, जो कि हमने शुरू में बात करी। अब यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं, एक है लोकलाइज्ड वेव फंक्शन और बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट का मतलब जो हम बात करेंगे जब हम जो वन डायमेंशनल बॉक्स, टू डायमेंशनल बॉक्स, इनकी बात करेंगे, तो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि एक्स या वाई या जेड इनकी वैल्यू अप्रोच कर रही है पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट, यानी कि नेगेटिव में भी इनफाइनाइट की तरफ और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट की तरफ। और जब ये वैल्यू इनफाइनाइट पर पहुंचती है बाउंड स्टेट फंक्शन में, जब भी ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी तो फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अनबाउंड स्टेट की बात करें, यानी कि जब उसको बांधा नहीं हुआ है और जब एक्स को हम अप्रोच कर रहे हैं इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, वाई को अप्रोच कर रहे हैं इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, जेड को अप्रोच कर रहे हैं इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो उस केस में जो साई है वो नॉन जीरो होना चाहिए। साई नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हमें काम आएंगी जब हम बाउंड स्टेट्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि पोटेंशियल बॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर ये कंडीशन बनेगी बाउंड स्टेट की और अनबाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट में ये जो बाउंड्री कंडीशन लगेगी वो ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगेगी कि x बराबर प्लस माइनस इनफाइनाइट पर साई शुड बी जीरो, या y बराबर प्लस माइनस इनफाइनाइट पर ये जीरो। और अनबाउंड स्टेट में हमारे पास यही बाउंड्री कंडीशन लगेगी कि इनफाइनिटी के जब ये अप्रोच करेगा तो साई की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, या कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अब डी साई अपॉन डी एक्स, डी साई अपॉन डी वाई, डी साई अपॉन डी जेड आर कंटिन्यूअस इफ वी एक्स इज फिनाइट। वी एक्स मतलब पोटेंशियल यदि फाइनाइट है तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस। और यदि पोटेंशियल इनफाइनाइट है, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है ना, अदर देन इनफाइनाइट है, तो ये क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। और अगर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमें और समझ में आएगा कि यहां पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल एज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखो पहली जो इक्वेशन लिखी हुई है साई एक्स। अब यहां पर थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स अगर आपको आता है तो ये फिर बहुत इजी सा खेल हो जाएगा आपके लिए। तो ये लिखा मैंने ए सेक एक्स। अब अगर मैं सेक एक्स को डिफाइन करूं, है ना, तो अगर मैं यहां पर पाई बाई 2 डालता हूं, तो अगर मैं लिखता हूं सेक पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0, तो सेक पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब यहां पर साई की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो गई, यानी कि ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं बी को चेक करता हूं, तो बी में क्या लिखा हुआ है, साई एक्स इक्वल्स टू ए टेन एक्स। फिर से मैं यहाँ पर 10 की वैल्यू पाई बाई 2 डालता हूं, तो 10 की जब वैल्यू पाई बाई 2 डालूंगा तो ये क्या दे देगा, इनफाइनाइट, यानी कि ये भी फिजिकल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर मैं अगर थर्ड पॉइंट चेक करता हूं, तो थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड में लिखा है साई एक्स इक्वल्स टू ए ई पावर एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। अब यहां पर जब मैं x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि जब x पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। और जब x लेस देन 0 होगा, है ना, जब x लेस देन 0 होगा, पर यहां पर ये स्क्वायर है, तो यहां पर उस केस में भी जब ये माइनस इनफाइनाइट को भी अप्रोच करेगा तो भी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
फिर अगर मैं बात करता हूं इसके लिए साई एक्स बराबर इसके लिए डी के लिए, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, साई एक्स इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर चाहे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट कुछ भी डाल लूँ, ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, जीरो वैल्यू देगा ना, ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, जीरो। एक बात ध्यान रखना, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस इनफाइनाइट करोगे तो वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, प्लस इनफाइनाइट बन गया तो वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा फंक्शन जो है वो रियलिस्टिक फंक्शन है या एक्सेप्टेबल है, जिसकी फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है, वो है डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स इसके लिए आपको आना चाहिए। जो मैंने बड़े बड़े वर्ड्स बोले कि वो डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, वो अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बैक ऑफ अर्थ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व द क्वांटम मैकेनिकली अज्यूमिंग द अर्थ इज एन infinitely hard sphere. Consider the surface of earth as the origin implying potential is zero. Potential is infinite, है ना, potential is infinite जब x की वैल्यू क्या है, जीरो है। The linear potential when Vx is equals to minus mgx for x greater than zero. Which of the following wave function is physically admissible for this problem? तो इस प्रॉब्लम के लिए इनमें से जो फंक्शन हमें शो किया गया है, इसमें से कौन सा फिजिकली एडमिसिबल है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड बाउंड्री कंडीशंस है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस जो होती है वो क्या है कि साई की जो वैल्यू है वो अप्रोच करनी चाहिए जीरो को, अब जब एक्स की वैल्यू कितनी जा रही है, प्लस माइनस इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू कितनी जा रही है, प्लस माइनस इनफाइनाइट, और साई एक्स शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, आई एक्स शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, ये हर जगह क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम चेक करें तो कंटिन्यूअस है, उसके लिए सबसे पहले x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब एक एक करके हम चेक करते हैं। तो पहला वाला जो फंक्शन है इसमें लिखा है साई एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस के एक्स अपॉन एक्स। तो पहला वाला जो है उसमें लिखा है साई एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस के एक्स अपॉन एक्स। यहां पर जब मैं वैल्यू डालता हूं व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, जब मैं डालता हूं तो ये किधर की तरफ अप्रोच कर जाता है, इनफाइनाइट की तरफ। फंक्शन जो है वो किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट, यानी कि ये फिजिकली एडमिसिबल नहीं है। सेकंड जब आप चेक करोगे तो उसमें लिखा है ए ई पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिखा है साई एक्स ए ई पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब ई पावर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहां पर जब मैं डालता हूं यहां पर इसमें कि एक्स इक्वल्स टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो डालूंगा तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, ए ई पावर माइनस के इंटू यहाँ पर आएगा जीरो, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ए। जबकि हम ये बात कर रहे हैं और फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और यहां पर कौन सी वैल्यू मिल रही है हमें, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, फाइनाइट, यानी कि ये भी फिजिकली एडमिसिबल नहीं है। थर्ड और फोर्थ अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, हालांकि पहला फंक्शन भी कॉम्बिनेशन था पर थर्ड और फोर्थ में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं ये दोनों कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग फंक्शंस। तो अगर मैं थर्ड फंक्शन को लेता हूं, थर्ड फंक्शन को लिखता हूं, तो थर्ड फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, साई एक्स इक्वल्स टू, यहां पर लिखा है माइनस ए एक्स ई पावर के एक्स। ठीक है, और ये इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक को लिख लिया एफ एक्स वन और दूसरे को लिख लिया एफ एक्स टू। यहाँ पर जो एफ एक्स वन है वो क्या है, एक्स है या ए एक्स है, और एफ एक्स टू जो है वो क्या है, ई पावर के एक्स है। और दोनों ही ये कौन से फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोनों ही कौन से फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पर। तो जब मैं वैल्यू डालता हूं तो जब मैं डालता हूं वैल्यू एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, तो एफ एक्स वन वो किधर की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। और जब मैं यहां पर एफ एक्स टू की वैल्यू यहां पर मैं जीरो करता हूं तो यहां पर ये कौन सी वैल्यू देगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा। पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर दोनों क्या वैल्यू दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं। इसी तरह से जब मैं यहां पर वैल्यू डालता हूं व्हेन एक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, जब मैं एक्स टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट करता हूं तो उस केस में यहां पर क्या होता है, यहां पर बनेगा हमारे पास एफ एक्स वन टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब मैं एफ एक्स टू की बात करता हूं तो एफ एक्स टू की बात करें तो जब मैं एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट लेता हूं तो उस केस में ये क्या वैल्यू देगा हमें, इनफाइनाइट। और जब मैं एफ एक्स टू में ये वैल्यू क्या लेता हूं, यहां पर ये माइनस इनफाइनाइट लेता हूं तो ये वैल्यू होगी जीरो।
और जब ये fx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा। इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब मैं फोर्थ की बात करूं, यानी कि ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मैं फोर्थ फंक्शन की बात करूं तो फोर्थ में लिखा है ax e पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। यहां पर लिखा है ax psi x इक्वल्स टू ax e पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है। यहां पर भी दो फंक्शन में बन रहा है, तो fx1 जो है वो है x और एक है fx2, तो fx2 जो है वो है e पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या है, ये है रैपिडली वेरिंग, और यहां पर ये क्या है, ये है स्लो वेरिंग, क्योंकि ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। दूसरी चीज, एक है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक कौन सा है, डिक्रीजिंग। जबकि इसके पहले वाले केस में हमने देखा दोनों ही कौन से फंक्शन थे, इंक्रीजिंग फंक्शन थे। रैपिडली वेरिंग एक्स वाला भी था, स्लोली वेरिंग ई पावर के एक्स वाला भी था, पर दोनों ही कौन से थे, इंक्रीजिंग थे। और यहां पर एक है इंक्रीजिंग और एक है कौन सा, डिक्रीजिंग। तो फॉर लो वैल्यूज ऑफ एक्स, लो वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, टेंस टू 0। तो उस केस में जो डोमिनेट करेगा वो कौन सा करेगा, वो करेगा रैपिडली वेरिंग वाला, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये डोमिनेट कर जाएगा, तो उस केस में जो फंक्शन है यानी कि साई, उस साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये डोमिनेट करेगा जब लो वैल्यूज ऑफ एक्स की बात करेंगे। फिर हम बात करें अगर फॉर हाई वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस जब इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो उस केस में जो डोमिनेट कर जाएगा वो कौन कर जाएगा, fx2 डोमिनेट कर जाएगा। तो यहां पर फिर से साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो यहां पर जब आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन मिले, मतलब कोई वेव फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बन रहा है, तो उसमें सबसे पहले तो चेक करना रैपिड वेरिंग कौन सा है, स्लो वेरिंग कौन सा है। और अगर दोनों ही केस में वो इंक्रीजिंग है या दोनों ही केस में डिक्रीजिंग है, तो उसमें फिर वो उनका मल्टीप्लीकेशन से आप वैल्यू निकालोगे। और अगर एक केस में इंक्रीजिंग बन रहा है, एक केस में डिक्रीजिंग बन रहा है, तो लो वैल्यूज के लिए जो रैपिड वेरिंग वाला होगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और हाई वैल्यूज के लिए जिसमें स्लो वेरिंग वाला होगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो इस तरह से यहां पर देखेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, वो क्या आ जाएगा, इट इज गिवन बाय साई इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स ना। मॉड ऑफ एक्स का मतलब है कि जब आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये एक्स पॉजिटिव ओपन होगा, यानी कि मॉड एक्स जब ओपन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब आप एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो उस केस में मॉड एक्स वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा। हमें बताना है कि ये फंक्शन अगर है तो पोटेंशियल जो है वो इनमें से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कंटिन्यूस होगा, हर जगह डिसकंटिन्यूस होगा, क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं। तो फंक्शन हमें गिवन है ए ई पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो इसका जो फंक्शन है वो ऐसे बन जाएगा कुछ, ए ई पावर माइनस एक्स और ए ई पावर प्लस एक्स। और ये कब है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये कब है, जब एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, एक्स लेस देन 0। अब मैं क्या वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं इसकी LSD और कौन सी, RSD, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए मैं डी साई अपॉन डी एक्स कर लेता हूं। डी साई अपॉन डी एक्स जब हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए माइनस ए ई पावर माइनस एक्स, ये किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और ए ई पावर एक्स ये किसके लिए, एक्स देन 0 के लिए। तो अगर मेरे को राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट मतलब ये एक्स ग्रेटर देन 0 वाली, तो इसमें मैं एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो जब मैं RHD यानी कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर माइनस ए। और इसी तरह से जब मैं LHD निकालूंगा तो LHD के लिए मेरे को यहाँ पर एक्स की वैल्यू वापस से 0 सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी प्लस ए, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। और फिर अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करता हूँ डी साई अपॉन डी एक्स की, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पर और लेस देन 0 पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं है ना। ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस, तो अगर ये ना डिफरेंशिएबल है ना कंटिन्यूअस एक्स बराबर 0 पर, यानी कि यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू 0 पर। तो इसका जो पोटेंशियल है वो एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग वेव फंक्शन आर वेल बिहेव्ड। इनमें से कौन से फंक्शंस जो हैं वो वेल बिहेव्ड हैं, नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर मैं पहले को चेक करता हूं तो पहले में लिखा हुआ है साई एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और अल्फा ग्रेटर देन 0। अल्फा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है।
अब मैं यहाँ पर चाहे x की वैल्यू दोनों ही प्लस माइनस को अप्रोच कराता हूँ इनफाइनाइट को, तो साई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यानी कि ये कौन सा है, वेल बिहेव्ड है। वेल बिहेव्ड मतलब एक्सेप्टेबल है। ये कौन सा है, एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से मैं इसको चेक करता हूँ बी को, तो बी ऑप्शन में लिखा है साई एक्स और यहाँ पर हो गया ये ई पावर अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा लेस देन 0। अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि यहाँ पर माइनस बनेगा। तो जब भी मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालूंगा प्लस माइनस इनफाइनाइट, तो हमें साई की वैल्यू क्या मिलने वाली, 0 मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी होगा वेल बिहेव्ड। ये वाला फंक्शन भी वेल बिहेव्ड होगा, मीन्स फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। फिर उसके बाद मैं और फंक्शंस की बात करूं, जैसे कि इसमें लिखा है साई एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल के एक्स, तो साई एक्स इक्वल्स टू ई पावर के एक्स लिखा है और के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जब मैं x को अप्रोच कराता हूं प्लस इनफाइनाइट, x को अप्रोच कराता हूं प्लस इनफाइनाइट, तो उस केस में साई जो है यानी कि फंक्शन वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाता है। और जब मैं x को अप्रोच कराता हूं माइनस इनफाइनाइट, तो उस केस में जो साई है वो क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी कि x लेस देन 0 पर तो ये क्या है, वेल बिहेव्ड है। x लेस देन 0 पर तो ये क्या है, वेल बिहेव्ड है। जबकि x ग्रेटर देन 0 पर ये नॉट वेल बिहेव्ड है, नॉट वेल बिहेव्ड है, यानी कि यहाँ पर हमें ये क्या मिल रही है, डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, तो डी ऑप्शन में लिखा है साई एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के एक्स और जहां के की वैल्यू क्या है, 0 है। जब मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करता हूं, यानी कि x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट अप्रोच कराता हूं, तो यहाँ पर साई x जो है वो मिलेगा मेरे को इनफाइनाइट। और जब मैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट अप्रोच कराता हूं, तो उस केस में साई x जो है उसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है, जब मैं x की वैल्यू k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू इनफाइनाइट अप्रोच कराता हूं, तो ये वैल्यू मिलेगी मेरे को 0, तो ये वैल्यू मिलेगी 0। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग बन गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, और x लेस देन 0 के लिए नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पर भी दो अलग अलग केस बन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चेक करेंगे वैल्यूज डाल के, डिफरेंशिएशन करके कि ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है साई एक्स इक्वल्स टू ई पावर आयोटा के एक्स। अब ई पावर आयोटा के एक्स को अगर मैं कौन सी ई पावर आयोटा थीटा के अकॉर्डिंग लिखूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कॉस के एक्स और प्लस आयोटा साइन के एक्स। अब चाहे कॉस के एक्स की मैं बात करूं चाहे साइन के एक्स की बात करूं, ये दोनों ही इनकी लिमिटिंग है -1 to 1, है ना। तो बोथ कॉस के एक्स एंड साइन के एक्स आर लिमिटेड बिटवीन -1 to 1। तो अब मैं चाहे x की वैल्यू इनफाइनाइट डाल लूँ, माइनस इनफाइनाइट डाल लूँ, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहने वाली है, यानी कि ये फाइनाइट रहने वाला है। तो मेरे को फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमेशा, हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये वेल बिहेव्ड फंक्शन है। इसी तरह से मैं cos के x के लिए चेक करता हूं, तो साई x इक्वल्स टू cos के x। cos के x क्या है, इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में वेरी करेगी, है ना, -1 to 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है। फिर अगर मैं चेक करता हूँ ये वाला फंक्शन, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ अभी। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ax और e पावर x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन बन रहे हैं, है ना, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एक को लिख दिया मैंने fx1 और एक को लिख दिया मैंने fx2। एक को मैंने क्या लिख दिया, एक को लिख दिया fx1 और एक को लिख दिया fx2। अब यहाँ पर रैपिडली वेरिंग कौन है, तो fx1 जो है वो क्या है, रैपिडली वेरिंग है, रैपिडली वेरिंग। और एक हो गया fx2, है ना। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों ही क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जब मैं x की वैल्यू कितनी डालूंगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट, x की वैल्यू कितनी डालूंगा, x की वैल्यू डालूंगा प्लस माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस इनफाइनाइट डालूंगा, तो fx2 जो है वो किधर अप्रोच कर जाएगा, fx2 अप्रोच करेगा किसको, इनफाइनाइट को। साथ ही साथ fx1 जो है वो भी किधर अप्रोच कर जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, fx1 भी किधर अप्रोच कर जाएगा, इनफाइनाइट को। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट वेल बिहेव्ड, ये क्या हो जाएगा, नॉट वेल बिहेव्ड। हमने ये देखा था कि जब एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, तो उसमें x की लो वैल्यूज पर
कौन डोमिनेट करता है और x की हाई वैल्यूज पर कौन डोमिनेट कर रहा था, ये हमने देखा था जब दोनों अलग अलग थे, एक इंक्रीजिंग था एक डिक्रीजिंग था। अगर दोनों इंक्रीजिंग है दोनों डिक्रीजिंग है तो फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वहां पे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर तो जब आप x की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट डालेंगे ना, प्लस माइनस इनफाइनाइट डालेंगे तो fx2 इनफाइनाइट हो गया और यहाँ पर भी इनफाइनाइट हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था, ये वाला सेकेंड नंबर का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पर लिखा था माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो तो एक रैपिडली वेरिंग था, एक स्लोली वेरिंग था, एक इंक्रीजिंग था एक डिक्रीजिंग था। तो जब लो वैल्यू ऑफ एक्स की बात हुई तो एक्स की वैल्यू लो का मतलब एक्स की वैल्यू जब मैंने जीरो डाली तो उस केस में fx1 डोमिनेट करा और उसकी वैल्यू को हमने क्या लिखा, जीरो लिखा, और साई की वैल्यू कहां पर अप्रोच कर गई, जीरो को। जब मैंने हाई वैल्यूज की बात करी यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट डाली तो उस केस में कौन डोमिनेट कर गया, fx2 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, है ना। फिर हमने उसको कंसीडर कर लिया, जबकि दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, जैसे कि अभी वाला केस मैंने कराया जिसमें यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, प्लस हो रहा था तो x की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट डालेंगे तो fx2 भी अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को और fx1 भी अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, है ना। और जब यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो वो आपको देखना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। तो लो वैल्यू पर fx1 जो कि रैपिडली वेरिंग है और हाई वैल्यूज पर स्लो वेरिंग वाला यहाँ पर क्या करता है, डोमिनेट करता है। जबकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दोनों केस में दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, साई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज सिंगल वैल्यूड और नॉट। तो सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि x की कोई भी मैं वैल्यू डालूं उस पर साई की मेरे को a की वैल्यू मिलनी चाहिए, देन इट इज सिंगल वैल्यूड, अदरवाइज नहीं है। तो यदि मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो x की वैल्यू 1 डालता हूं तो साई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यदि मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो साई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। यदि x की वैल्यू में -1 डालता हूं तो साई की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ पर हर एक वैल्यू के ऊपर मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये कौन सा वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड। इसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन के लिए चेक करूं, साई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, जैसे ही मैं यहाँ x इक्वल्स टू 1 डालता हूं तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, साई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी कि ये वैल्यू मेरे मिल गई प्लस माइनस 1। तो x की एक वैल्यू के लिए फंक्शन की मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिंगल वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये हो जाएगा नॉट सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक। तो इस तरह से आप ये चेक करेंगे कि सिंगल वैल्यूड है या नहीं है। फिर अगर हम बात करें कि कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी हालांकि मैं आपको चेक करना बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी नहीं आती तो मैं बता देता हूं। तो कोई फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें x इक्वल्स टू एक्स नॉट पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो भी क्वांटिटी फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन, उस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो x नॉट माइनस एच से, x को रिप्लेस कर दो x नॉट माइनस एच से और h को अप्रोच करा दो किधर की तरफ, जीरो की तरफ। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x को रिप्लेस कर दो x नॉट प्लस एच से और h को अप्रोच करा दो किधर की तरफ, जीरो की तरफ। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है तो उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है x इक्वल्स टू एक्स नॉट। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, y इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस और नॉट, ये हमें चेक करना है। अब मैंने आपको ये बताया था कि x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगी तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा और x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो मैं यहाँ पर फंक्शन को इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 माइनस एक्स और एक बनेगा 4 प्लस एक्स। एक बनेगा 4 माइनस एक्स और एक बनेगा 4 प्लस एक्स। 4 माइनस एक्स किसके लिए बनेगा, x ग्रेटर देन जीरो के लिए, और x लेस देन जीरो के लिए क्या बनेगा, 4 प्लस एक्स बनेगा। अब मेरे को राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, 4x प्लस एक्स वाली, और राइट हैंड लिमिट में कौन सा आएगा, जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। तो RHL अगर मैं चेक करता हूं, RHL, तो RHL चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिमिट h टेंस टू जीरो, जहां x है उसको रिप्लेस कर दो x नॉट प्लस h से ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 माइनस, ये क्या लिखा जाएगा, x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस h। x नॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी हो गई, जीरो। x नॉट का मतलब है जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, तो x नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। अब h टेंस टू जीरो है तो h की वैल्यू जीरो डालोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4। इसी तरह से अगर मैं इसकी LHL चेक करूं यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करूंगा तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 4 माइनस, यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा x नॉट,
यहाँ पर ये बनेगा प्लस, सॉरी यहाँ पर लग गया प्लस, यहाँ पर लग गया प्लस, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स नॉट और माइनस एच, एक्स नॉट माइनस एच। एच को किधर की तरफ अप्रोच करा रहे हैं हम, जीरो की तरफ, एच को जीरो की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, एक्स नॉट की वैल्यू हो गई जीरो, तो ये भी मेरे को कितना मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गई, दोनों क्या ऑप्शन दे रही है मेरे को, 4 ऑप्शन दे रही है, दोनों क्या आंसर दे रही है, 4। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और साथ ही साथ इसको x बराबर 0 पर चेक कर लो, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर भी हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूस है। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। एक्स नॉट यहाँ पर वो वैल्यू होगी जिसके लिए आप चेक कर रहे हैं, जैसे कि एक्स नॉट तो एक बेसिक नंबर हो गया, मान लो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती 2 पर, तो यहाँ पर लिखा जाता 2 माइनस एच 2 प्लस एच, और एक बार आप F2 पर भी चेक करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया जब हमने मैथमेटिकली चेक किया। अगर आपको प्लॉट्स चेक करना है, यानी कि ग्राफ से चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको इन दोनों का ग्राफ बना लो, इन दोनों केस के लिए ग्राफ बनाओगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ये तो ग्राफ हो गया 4 माइनस एक्स के लिए, और ये हो गया इसके लिए 4 प्लस एक्स के लिए, ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी है नहीं है, उसके लिए कैसे चेक करोगे कि देखो यहाँ पर x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस हो रहा है, x बराबर 0 पर ये सभी क्या वैल्यू दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं। दूसरी चीज, अब अगर आपको ग्राफ से ही चेक करना है तो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस जाना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे टूटना नहीं चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पे ग्राफ टूट रहा है दैट मीन्स उसका मतलब वहां पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है ना। तो ग्राफ से अगर सीधा सीधा चेक करना है आपको कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए आप उसकी ग्राफ का जब आप पेन रखो, वो पेन बिना उठाए लगातार चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में पेन बिना उठाए लगातार चल रहा है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। इसके अलावा आपको ब्रेक पॉइंट्स भी चेक करने होते हैं, जैसे कि मैं आपको ग्राफ वाले बताऊं तो ये पहला वाला आप देखो, इस पहले वाले में आप यहाँ पर ग्राफ जो है वो आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, यहाँ पर ग्राफ जो है आपका कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। यहाँ पर पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ रहा है आपको, और यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो पूरी तरह से डिफाइंड है, किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इस केस में अगर मैं पहला वाला ऑप्शन देखूं तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। भाई अगर मैं ये बाकी के ग्राफ्स देखता हूं तो सबसे पहले मैं अगर ये वाला ग्राफ देखूं तो यहाँ पर देखो, इस यहाँ तक ये लगातार चला, फिर उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर x की वैल्यू डिफाइन नहीं है, x की वैल्यू पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। कैसे डिफाइन नहीं है कि यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू मिल रही है ना। इसी तरह से इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, तो यहाँ पर पहले एकदम इसकी वैल्यू चेंज हुई, फिर एकदम से इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई यहाँ पे एकदम से। तो ये एक ही फंक्शन को अलग अलग तरह से प्लॉट किया हुआ है, एक ही फंक्शन को अलग अलग तरह से प्लॉट किया हुआ है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ब्रेक पॉइंट्स हैं। ये कौन से पॉइंट्स हैं, ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो ये सारे के सारे, ये तीनों जो हैं ये क्या हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो गए। ये वाला ना, ये वाला, ये सारे के सारे क्या हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो इसको और अच्छे से समझे उसके लिए अगर मैं यहां पर एक फंक्शन लेता हूं y इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड एक्स, ठीक है, 4 माइनस मॉड एक्स। तो अगर मैं dy अपॉन डी की वैल्यू निकालता हूं तो dy अपॉन डी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, यहाँ पर माइनस एक्स मिलेगी, -1 मिलेगी। dy अपॉन डी मॉड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी, dy अपॉन मॉड एक्स। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इक्वल्स टू 4x, एक मिलेगा मेरे को, कितना मिलेगा, 4 माइनस एक्स जब मैं x ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, और एक मिलेगा मेरे को 4 प्लस एक्स जब मैं x लेस देन 0 ले रहा हूँ, है ना। और जब मैं यहाँ पर dy अपॉन डी निकालता हूँ तो dy अपॉन डी यहाँ पर मेरे को मिल रहा है -1 और यहाँ पर मेरे को मिल रहा है +1। ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन 0 के लिए है, और ये x लेस देन 0 के लिए। तो अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करूं, तो dy अपॉन डी आप जानते हैं किसको कहते हैं, dy अपॉन डी हमें क्या बताता है, स्लोप के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जब मैं x ग्रेटर देन 0 पर जा रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0 पर जा रहा हूँ, यानी कि इसकी जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियबिलिटी है वो मेरे को मिल रही है नेगेटिव में, -1, और यहाँ पर जो डिफरेंशियबिलिटी मिल रही है वो मेरे को मिल रही है, ये किस में मिल रही है, +1 में। तो एक बार तो यहाँ पर मेरे को, जब मैं x लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, x लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है +1 में, और जब मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मिल रहा है मेरे को माइनस में। तो इसका मतलब जो dy अपॉन डी है, x इक्वल्स टू 0 पर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। x इक्वल्स टू 0 पर dy अपॉन डी is not defined at x equals to 0. dy upon dx is not defined
डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव साइड में जा रहा हूँ तो यानी कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ मैं इसकी, तो उस केस में तो मेरे को मिल रहा है क्या, उस केस में मिल रहा है मेरे को माइनस, और यहाँ पर क्या मिल रहा है प्लस। तो यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। इसी तरह से जैसे कि ये जितने भी है यहाँ पर इस पॉइंट पर आप नहीं बता सकते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और एक लाइन में आपको याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख लो कि लाइन लगातार चलती हुई, जैसे कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस चल रहा है और यहाँ पर एकदम से ये सीधा सीधा चलता हुआ यहाँ पर एकदम से जंप आ गया, एकदम से इसकी कंटिन्यूटी टूट गई, तो ये सारे के सारे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, ये सारे के सारे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर द फंक्शन साई एक्स ए कॉस एक्स इज स्क्वायर इंटीग्रेबल और नॉट। हमें ये चेक करना है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल है नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और लिमिट लगा देना माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ आपने लिख दिया साई स्क्वायर डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर मोड में, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये हो गया कॉस स्क्वायर के एक्स और डी एक्स। अब ये इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया तो आप इसको 0 से इनफाइनाइट में भी लिख के 2a स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर कॉस स्क्वायर के एक्स है तो उसको कॉस 2x में आप चेंज कर दो, कॉस 2x में आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आपने लिख दिया a स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2kx, 1 प्लस कॉस 2kx, और यहाँ पर आ गया बाहर 2, और इसको आपने कर दिया डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, है ना। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है फाइनाइट वैल्यू। ये आ गया नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट है, इसका मतलब नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा, ये जो है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो हमें बताना है फाइनाइट है कि नहीं है। तो फाइनाइट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये फाइनाइट है। स्क्वायर इंटीग्रेबल है नहीं है, पहली बात तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये ax e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आपको कैसे करना है, इसको fx1 और एक हो जाएगा fx2। उसके बाद स्लोली वेरिंग और रैपिडली वेरिंग, कौन सा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो देखकर आपको करना है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट, फाइनाइट है ना, ये क्या हो जाएगा फाइनाइट। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि ये डिफरेंट स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर, ये हो जाएगा ई पावर माइनस 2 अल्फा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया एक्स स्क्वायर ना। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस E2 अल्फा और एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये बन गया गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन बन गया तो गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें अच्छे से पता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको लिखें। तो यहाँ पर ये बन जाएगा n प्लस 1/2, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और नीचे कितना चला जाएगा 2, और 2 अल्फा पावर n प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा गामा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा और 3/2, यानी कि ये हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो ये कुछ बेसिक्स था जिससे हमें पता लगता है कि वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है नहीं है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको एक बार वापस से करोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। होपफुली आपको जितना भी मैंने बताया है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो बाकी की चीजें, नॉर्मलाइजेशन है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।